हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का डे 79। इससे पहले मेरे फ्रेंड्स आप ऑलरेडी 78 पार्ट तक कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप हमें प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में स्कोर अपना नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में से प्राप्त हुआ है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुर्जहोम। क्लियर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बुर्जहोम कहाँ पे पड़ता है तो श्रीनगर के निकट ये आपको पड़ता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स बुर्जहोम से जो कि नवपाषाणी अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुए। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, चिरांद। चिरांद क्यों फेमस है? क्योंकि भारत में यह फ्रेंड नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल माना जाता है जो कि सारण जिले में पड़ता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताना है आपको ये उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या फिर विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको बताना है कि उपरोक्त जो दिए गए उनमें से कौन महायान बौद्ध मत से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि बुद्ध के देवात्रोपण। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बुद्ध का देवात्रोपण है ये भी महायान धर्म से संबंधित है। एक बार मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था कि मूर्ति उपासना जो है वो किस धर्म से संबंधित होता है, तो बौद्ध धर्म के महायान ये मैंने आपको बताया था, महायान संप्रदाय से संबंधित होता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर है, ये पॉइंट तो क्लियर है। इसमें भी देख लीजिए, बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि महायान बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि महायान क्या है। तो आपको ये चीज़ पता होगा फ्रेंड्स कि कनिष्क के शासनकाल में, या ये कह सकते हैं कि चौथी बौद्ध शक्ति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभक्त हुआ था, जिसमें हीनयान और महायान था। तो वहीं पे आप कह सकते हैं कि महायान जो है इन तीनों से संबंधित हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदि ऐतिहासिक युग से क्या संबंध है। बताइए फ्रेंड्स, आदि ऐतिहासिक युग से क्या संबंध है। तो आदि ऐतिहासिक युग हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड था उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पे हराया था। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलीलूर में। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकट पर अधिकार कर लिया था टीपू सुल्तान ने, और साथ साथ इसके पश्चात हुआ था फ्रेंड्स क्या, हेक्टर मुनरो को, जो हेक्टर मुनरो की सेना थी उनको फ्रेंड्स पोलीलूर में, यानी पोलीलूर कहाँ पे पड़ता है तो ये तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक जगह था, वहीं पे हराया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुहफात उल मोहद्दीन, या इसको एक और नाम से जानते हैं एकेश्वरवाद की तरफ से एक उपहार के रचनाकार कौन थे। ये एक प्रकार की पुस्तक थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय। बिल्कुल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनकी जो ये पुस्तक थी 1803 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहली जो इनकी रचना थी, यानी कि सबसे पहली पुस्तक कह सकते हैं वो यही था। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अंग्रेजों ने फ्रेंड्स, अंग्रेजों के साथ जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने फ्रेंड्स कब संधि की थी तो 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पे हस्ताक्षर किया था। संधि के अनुसार हुआ क्या था कि फ्रेंड्स जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने अंग्रेजों की जो संरक्षता थी उनको स्वीकार कर लिया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई सबसे पहली जो संधि थी कौन थी, तो यही संधि थी बसीन की संधि, जो कि 1802 ईस्वी में। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, 1802 ईस्वी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो कि क्रांति प्रारंभ की गई थी, जो भील जनजाति थी उनके द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फ्रेंड्स महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1812 से 1819 के दौरान भीलों के जो भीलों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फ्रेंड्स जो कि अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। और इसके अतिरिक्त आपको ये चीज़ और याद रखना है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में फ्रेंड्स राजस्थान में भी जो भील थे उन्होंने भी विद्रोह किया था। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, अगर ऐसे पूछा जा सकते कि जो भील थे उनका निवास स्थान कहाँ पे, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे पश्चिमी तट के खानदेश जो प्रदेश है, खानदेश जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका निवास होता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गोल्डन पैगोडा इस संबंध में यानी फ्रेंड्स गोल्डन पैगोडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक और दो दोनों पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो कि सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में जैन धर्म से संबंधित है, यानी फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जो गोल्डन पैगोडा है वो प्राचीन काल के जैन धर्म से संबंधित है जो कि वर्तमान में रंगूर प्रांत में स्थित है। क्या ये पॉइंट सही है? गोल्डन पैगोडा तो बिल्कुल करेक्ट है कि म्यांमार के रंगूर प्रांत में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत हो जाता है क्योंकि ये जैन धर्म से नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप है। क्लियर। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये पैगोडा जो है वो सिंगटूरा पहाड़ी पर स्थित है। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे दूध में घास तो लिखा गया, कोई बात नहीं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सिंगटूरा जो पहाड़ी है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कह सकते हैं कि केवल दो यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिएगा, असत्य पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह मंदिर जो है विश्व में अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बन जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इस प्रसिद्ध मंदिर को पेरू वद्यार केविल के भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ये इसका एक और नाम होता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी में आरंभ में बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हिंदू मंदिर है ये भी करेक्ट है, 11वीं सदी में बनाया गया था ये भी करेक्ट है, तमिलनाडु में ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गलत है, ये कांचीपुर में नहीं है क्योंकि आपको पता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, क्लियर, यानी कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में ये पड़ता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि गलत किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असत्य पूछा गया इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात के बारडोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। आपको बताना है फ्रेंड्स, 1 2 3 दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यह जो आंदोलन था वो सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चला गया था। और बारडोली के जो मेहता बंधु थे यानी फ्रेंड्स कल्याण जी और कुंवर जी के साथ साथ एक और थे दयाल जी ने किसानों के जो कि समर्थन के रूप में किसानों के समर्थन के रूप में इस आंदोलन को चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1 और 2 तो बिल्कुल करेक्ट हो ही जाता है। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे फ्रेंड्स इस आंदोलन में बाद में जो कि हिस्सा लिए थे और इसका नेतृत्व किए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा कि सभी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3। क्लियर, तो इस चीज़ को याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट ये देता है कि मेहता बंधु और जो कि एक और डायरेक्ट ये देगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में दोनों में से कौन शामिल थे, तो ये याद रखेंगे मेहता बंधु यानी कि मतलब कल्याण जी और कुंवर जी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। तो बताइए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से बताना है आपको कि कौन से जो कानून पारित हुए थे 1856 में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि धार्मिक अयोग्यता कानून। तो मैं आपको बता दूं कि धार्मिक अयोग्यता कानून जो था वो फ्रेंड्स धार्मिक अयोग्यता कानून के रूप में 1856 में ये पारित हुआ था, यानी फिर ये कह सकते हैं कि निर्माण किया गया था। और इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि धर्म परिवर्तित करने के बाद भी किसी हिंदू के उसके पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट हो जा रहा है क्योंकि 1856 से पूछा जा रहा था। ठीक है, सती प्रथा के अगर बारे में बात करें तो सती जो निषेध रेगुलेशन था और धारा 17 के तहत इसको हटाया गया था जो कि 1829 में, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट्स कट जाता है क्योंकि हमें 1856 से देखना है।
हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कानून था ये 1856 में ही पारित किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी करेक्ट होता है। और लास्ट में आप देखें कि तो राज्य हड़पने का जो सिद्धांत था ये 1848 में, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लगा था, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। तो हमारा 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए ब्रह्म समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंड्स हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? बताइए, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये मुगल काल से संबंधित है, तो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स ताजुल मालिक। क्लियर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ताजुल माली ने फ्रेंड्स मुफ अल कुलूब के नाम से इसका हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखते चलना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शिव दयाल साहब। क्लियर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था बिहार एसआई मेंस मॉक टेस्ट से रिलेटेड, तो मुझे कई सारी वीडियो मिली जिनको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई। मैं इनका नाम तो नहीं लेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि यार ये मेन्स की प्रिपरेशन करा रहे थे कि या सिर्फ प्री के लिए, या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे व्यूज़ के लिए। अब ये पता नहीं मुझे क्या करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। तो आप चाहते हैं कि किसी और चैनल की तरफ पढ़ना, तो मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ फिलहाल। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चंस और भी मैं लाता रहूँ, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में डीआरची को दैत्य शासन भी कह सकते हैं का सिद्धांत संदर्भित करता है। तो कौन सा होगा राइट आंसर, बताइए। इसका संदर्भित किसको करता है फ्रेंड? डीआरची यानी कि द्वैत शासन जो वो किसको संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रांतों को 2 श्रेणियों में विभाजित विषयों का विभाजन, इसी से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनी बनाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनी बनाया गया था, कब बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से आपको पता होगा कि 1919 जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके साथ बनाया गया था, या फिर इसको एक और नाम से जान सकते हैं माटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, 1919 राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी विशेषता है, ये आपको बताना है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो किसकी विशेषता है? एक्चुअली फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ पे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स की साम्यवादी राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि साम्यवादी विचारधारा जो है इसका नामकरण लेनिन के राजनीतिक पार्टी ने किया था, और इसलिए इसको लेनिन नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और तहलका मचा चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मौलिक कर्तव्य जो लिए गए थे वो पूर्व सोवियत संघ कह सकते हैं या फिर रूस के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह हमारे संविधान में जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। लेकिन अगर बात करें तो वर्तमान में कुल 11 जो कि मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ और सिर्फ 10 जोड़े गए थे, और एक बाद में जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो ये चीज़ याद रखना है। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास 1 2 3 पॉइंट्स दिए गए और सारे पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना कि कौन सा कथन गलत है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन गलत है। 1 2 3 को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहला राज्य आयोग स्थापित किया गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला राज्य भाषा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखना। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में बीजी खरे की अध्यक्षता में राज्य भाषा आयोग का गठन किया था। ये तो करेक्ट है कि बीजी खरे की अध्यक्षता में गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया, 1955 होना चाहिए था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे और यहीं पे सुधार करना, क्योंकि थर्ड पॉइंट गलत था। तो राइट आंसर क्या होगा, गलत कौन सा? तो केवल डी जो कि गलत है। ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 73वां और 74वां भारत के जो कि संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत और नगर पालिका से संबंधित के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लगा था वो कब लगा था, तो ये 73वां 74वां अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। लेकिन ये लागू कब से किया गया था, तो आपको पता है कि 24 अप्रैल से और 1993 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, यानी कि लागू हो गया था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो किनका कार्यकाल था, तो पीवी नरसिम्हा राव का, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 96 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, और ये भारत के 10वें जो कि प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकतम अनुसूचित जनजाति यानी फ्रेंड्स जो शेड्यूल जो ट्राइब्स है, बताना है आपको शेड्यूल ट्राइब्स वाला राज्यों का सही क्रम यानी कि अधिकतम से न्यूनतम क्या है, किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में न्यूनतम है, इन चारों राज्यों को आपको सजाना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, देखिए, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक जो एसटी है यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यानी हमें 2 से स्टार्ट करना होगा, एक ही ऑप्शन दिया गया 2 से, तो याद रखेंगे 2 3 यानी कि 2 के बाद आपका आता है राजस्थान, तो याद रखेंगे राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। तो इस तरह से हम सजा सकते हैं। 23 41 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा क्यों प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट की हवाओं को बाधित करते और जिससे वर्षा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि गहन खेती से एक तात्पर्य है, बताइए फ्रेंड्स कि गहन खेती का आखिर तात्पर्य क्या होता है, आखिर मतलब क्या होता है। तो इसका सीधा संबंध ये होता है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता दूं कि इसको गहन ना कहा कहीं कहीं आपको सघन कृषि भी मिलता है, सघन खेती मिलता है। तो उत्पादन की वह प्रणाली होती है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या फिर कीटनाशक डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जितनी भूमि होती है मौजूदा भूमि में गहन उपयोग से उत्पादन बढ़ाना, ये इसको कह सकते हैं कि गहन खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो बताए फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि वो वैसा देश जिसकी जो भूमि होती है वो समुद्र से ना टच करता हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी यानी कि मंगोलिया। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलिया की राजधानी आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। कब से मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा था, तो आप बताना कि मंगोलिया की राजधानी क्या होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित होगा। 1 2 3 पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए मैं आप बताता हूँ राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो खामसिन है और आपका ये पेपर प्री में भी पूछा गया था क्वेश्चंस, तो कौन सही सुमेलित है, तो ये खामसिन मिस्र से बिल्कुल करेक्ट संबंधित है। लेकिन यहाँ पे गलत किया गया, चिनूक जो होता है वो उत्तरी अमेरिका से संबंधित होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो कि गलत किया गया, और थर्ड सिराको इटली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे चिनूक जो कि उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, एक हवा है पश्चिमी, वहाँ पे स्थानीय हवा है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जिस पर फ्रेंड्स वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है वो अक्षांश कौन सा है, यानी कि तापांतर की बात की जा रही है। तो बताना है कि जिस पर वार्षिक तापांतर बहुत ही न्यूनतम रहता है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखा। वार्षिक तापांतर का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि वर्ष भर जो कि उनके तापमान में डिफरेंसेस जो होता है वो भूमध्य रेखा पर, आपको पता है कि जो सन होता है वो डायरेक्ट सब हमेशा अधिक मात्रा में वो भूमध्य रेखा पे ही रहता है। इस वजह से वहाँ पे तापों का अंतर जो कि वो ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी, स्मिथ ने कहा था। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि इतनी मेहनत करके आप लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, अपने सपोर्ट किया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स खैर नाम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है कथा के निर्माण के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चंबल नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया? बताए फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर के बताने से पहले आपको छोटा सा ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक के मदद से आप याद रख पाएंगे कि किस तरह से होता है। देखिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, गजरा। ठीक है, यही मैंने ट्रिक बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ग का मतलब आपको याद रखना है कि गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो कि एमपी में बनाया गया, और ज का मतलब जवाहर सागर बांध, ये राजस्थान में पड़ता है, और रा का मतलब फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, रा का मतलब राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए तो 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर बात करें रणजीत सागर बांध कहाँ पे, तो रणजीत सागर बांध बनाया गया फ्रेंड्स रावी नदी पर, पंजाब में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, गजरा से 3 आपको नदी याद रखने, चंबल नदी पे बनाया गया। 3 बांध कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अशुद्ध ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? अशुद्ध ऋण का मतलब क्या है? तो इसका सीधा तात्पर्य ये होता है फ्रेंड्स कि किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला, इसी का मतलब ये होता है अशुद्ध ऋण। ऑप्शन नंबर बी हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य ये था, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 56 से 61 तक माना जाता है, और फ्रेंड्स ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। तो इसमें फ्रेंड्स औद्योगिकरण को विशेष जोर दिया गया था, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसमें कई जो कि उद्योग की स्थापना भी की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना जो 1963 में की गई थी, ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि संसद ने एक अधिनियम द्वारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसका जो कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इस नियम का उद्देश्य कार्यक्रमों का आयोजन योजना बनाना और बढ़ावा देना। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का जो उद्देश्य होता है इसका यही होता है कि कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और उसको बढ़ावा देना, इसका मेन पर्पस होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय योजना का उद्देश्य है, बताइए फ्रेंड्स हृदय योजना का जो उद्देश्य क्या है आपको बताना है, और ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी था, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो जो हृदय आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हृदय का फुल फॉर्म ये है कि फ्रेंड्स हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, अगर हिंदी में बात करें तो विरासत शहर विकास और विस्तार योजना इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड इसका मेन पर्पस क्या है। अब आपने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में देखा डेवलपमेंट, यहाँ पे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एगोमेंटेशन योजना कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि देश की समृद्धि सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संरक्षण प्रदान करना, और साथ ही साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवन प्रदान करना, इसका मेन यही है। तो इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों ही कथन सही होता है, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं है। चारों ऑप्शंस में से बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद में यहाँ पे वित्त आयोग के सदस्य से इसमें कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य और संघ जो शासित प्रदेश है उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके जो कि सदस्य के रूप में होते हैं। साथ साथ योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सभी इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स ये पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पंचवर्षीय योजना बनने के बाद ये लास्ट में इसी के पास जाता है और यही इसी उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से अनुमोदन करती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में योजना अवकाश, बताइए फ्रेंड्स कि भारत में जो योजना अवकाश था वो कब था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी कि 1966 के सूखे के पश्चात आया था। 1966 से 69 3 साल का अवकाश आपको पता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स कि प्रवाल भित्ति जो है वो किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शायद आप ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे कैंपे की खाड़ी।
तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कैंपे की जो खाड़ी है ये पूर्व नाम था, वर्तमान में इसका नाम है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी जो प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि केवल एक। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो फ्रेंड्स ये सभी प्रवाल भित्ति से संबंधित होते हैं, लेकिन कैंबे की खाड़ी या फिर इसको खंबात की खाड़ी याद रखें, ये जो कि प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो दिया जाता है खालिस्तान में श्रेष्ठतर योगदान के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसका स्टार्टिंग 1993 में किया गया था, 1993 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स 47.86% जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का महिलाओं का प्रतिशत 47.86% होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या जाए कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो बताएं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति शासन जो कि बिहार में पहली बार कब लगा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 29 जून 1968 ईस्वी में लगा था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उस समय फ्रेंड्स अगर बात करें कि राज्यपाल कौन थे, तो याद रखेंगे नित्यानंदन कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। और ये कुल 8 महीनों के लिए लगा था, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रेबिन जो है वो निम्न में से किसका एक रोग है। जो पेब्रिन है वो किसका एक रोग होता है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पेब्रिन को एक और नाम से जाना जाता है काली मिर्च बीमारी। ठीक है, काली मिर्च बीमारी जो तो रोग होता है किसका है, तो रेशम के कीट का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन में क्या करें कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और ये आपका ओजोन दिया गया। फसल या फिर जैव मात्रा में अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, कौन निर्मुक्त होते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 3, यानी कि तीनों जो होता है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के जब जलाते हैं तो उसके कारण वायुमंडल में जो फ्रेंड्स निर्मुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये तीनों गैसें होती हैं। तो याद रखेंगे मीथेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको मास गैस के नाम से जाना जाता है। और ये पेपर में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि वृक्ष की अनुमानित आयु का पता लगाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा भी चुका है अलग अलग तरीकों से। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वृक्ष की आयु हम लोग कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जब वृक्ष को काटोगे तो मुख्य तना में देखने इस तरह से घेरा बनाया रहता है, इसको वलय कहते हैं। यानी कि मुख्य तने में स्थायी वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर ये प्रत्येक 1 वर्ष में एक नया बनता है। ठीक है, यानी कि जितनी इसके में वलय होंगे आप उसको देखोगे, उसी को गिन करके बता सकते हैं कि पेड़ की अनुमानित आयु क्या होगी। ठीक है, याद रखेंगे मुख्य तने में, ना कि शाखा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को बिल्कुल टिक करना है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कि ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजेन मानव शरीर में जो यकृत होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स कि ग्लाइकोजेन के रूप में इसको संचित करके रखता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। और इसका उपयोग कब किया जाता है, जब मनुष्य उपवास की स्थिति में होता है तो उस समय फ्रेंड्स की संचित जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि ग्लाइकोजेन होता है उसको फ्रेंड्स क्या करता है कि आवश्यक ऊर्जा के रूप में ये यूज़ करता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विलियम हार्वे। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। बताइए वर्मी कंपोस्ट क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्रसिद्धन जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कम कर खाद्य संचरण में मदद करते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ, 7C5
सॉरी C7H5 आप याद रखेंगे NaO2, ये इसका फॉर्मूला होता है C7H5 NaO2 सोडियम बेंजोएट याद रखेंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इंडोल एसिटल अम्ल का अन्य नाम क्या है। बताइए फ्रेंड्स कि इंडोल एसिटल जो अम्ल है इसका अन्य नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो कि पादप हार्मोन का एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है इंडोल एसिटल अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से है फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था। तो हाल ही में ये मनाया गया फ्रेंड्स, बताइए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था यानी कि थीम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलवायु और पानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि क्लाइमेट एंड वाटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया था, तो 23 मार्च को मनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 23 मार्च को। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 पाई बताई गई है। तो इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से मैंने खोल रखा है, बस आप इसका राइट आंसर अच्छे तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तो आपने गेस कर ही लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लॉजिकली इसको सोच ही लिया होगा, क्वेश्चंस में ही कह दिया है पूरी तरीके से। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 50 क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का क्यूज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है और आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट्स करके फ्रेंड्स जितना अच्छे से आप इसके बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम स्क्रीन पे लाने की कोशिश करूंगा, जो भी अच्छे तरीके से बताएगा। ठीक है, तो रैंडमली मैं किसी एक का नाम यहाँ पे स्क्रीन पे पिक करूँगा। तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।